अगर पॉपुलेशन के बेसिस पर लोकसभा की सीट्स बढ़ गई तो क्या कुछ स्टेट्स को फायदा और कुछ को पॉलिटिकल नुकसान होगा? सबसे पहले डिलिमिटेशन का मतलब है पॉपुलेशन के बेसिस पर लोकसभा सीट्स और कॉन्स्टिट्यूएंसीज को दोबारा फिक्स करना। इंडिया में सीट्स का रीडिस्ट्रीब्यूशन 1971 सेंसस के बेसिस पर फिक्स किया गया था ताकि पॉपुलेशन कंट्रोल करने वाले स्टेट्स को पॉपुलेशन कम बढ़ने की वजह से पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का नुकसान न हो। ये फिर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971 से शुरू हुआ और 84th अमेंडमेंट 2001 से इसे 2026 तक एक्सटेंड कर दिया गया। लेकिन आर्टिकल 81 क्लॉज 2 कहता है कि जितना प्रैक्टिकली पॉसिबल हो पॉपुलेशन और लोकसभा सीट्स का रेशियो रफली सेम होना चाहिए, यानी 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। प्रॉब्लम यह है कि यूपी और बिहार जैसे स्टेट की पॉपुलेशन काफी बढ़ी, जबकि तमिलनाडु और केरला जैसे सीट्स ने पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल किया। इसलिए करंट पॉपुलेशन के बेसिस पर डिलिमिटेशन हुई तो हाई पॉपुलेशन स्टेट की सीट्स ज्यादा बढ़ेगी और पॉपुलेशन कंट्रोल वाले स्टेट की रिलेटिव पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कम हो सकती है। मतलब अगर लोकसभा सीट्स 543 से बढ़कर 848 होती है तो उत्तर प्रदेश की सीट्स 80 से 143 तक जा सकती है, जबकि तमिलनाडु की 39 से 49 के आसपास। करंट प्रपोजल में लोकसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ 550 से 850 करने की बात है और 50% प्रो रेटा इंक्रीज का एश्योरेंस है, यानी हर स्टेट की एग्जिस्टिंग सीट्स के प्रोपोर्शन में इंक्रीज। लेकिन सीट्स बढ़ने से लोकसभा और राज्यसभा के बैलेंस पर भी इफेक्ट पड़ेगा। अभी रेशियो 2.2:1 है। इसका मतलब लोकसभा में राज्यसभा के मुकाबले लगभग 2.2 गुना मेंबर्स हैं। प्रोपोज इंक्रीज के बाद ही अराउंड 3.3:1 हो सकता है, यानी लोकसभा का न्यूमेरिकल डोमिनेंस और बढ़ेगा और राज्यसभा के रिलेटिव वेट कम हो सकता है। अब आते हैं हार्मोनियस रिकंसिलेशन पर। इसका मतलब है कि डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन और फेडरल बैलेंस दोनों को साथ लेकर चलना। मतलब कि 543 लोकसभा सीट्स को फिलहाल फ्रीज रखा जाए, इन्हीं सीट्स में वुमेन को 1/3 रिजर्वेशन दिया जाए और स्टेट असेंबलीज की सीट्स पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग बढ़ाई जाए। यानी चैलेंज है कि 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू भी मेंटेन हो और फेडरल बैलेंस भी बना रहे।